अमीर भाई ने खिलाया गरीब बहन को अमीर खाना। विशाल और साक्षी दोनों भाई बहन थे। वो दोनों ही अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। पापा, आते वक्त मेरे लिए बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आना। मैं क्या नुमाइश में घूमने जा रहा हूँ? बच्चे को क्यों सुना रहे हो? ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए चॉकलेट ले आऊंगी। दोनों बच्चों के माँ बाप उन्हें छोड़कर घर से निकल गए। अभी बस वो कुछ ही दूर चले थे कि तभी एक बड़े ट्रक से टकराकर उन दोनों का ही भयानक एक्सीडेंट हो गया और एक ही झटके में वो दोनों ही मारे गए। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। माँ, माँ, बाबा, आंखें खोलो। माँ, उठो। माँ, बाबा। माँ, बाबा, आंखें खोलो। माँ। विशाल और साक्षी ने अपने माँ बाप को बहुत जगाया, लेकिन अब वो कहाँ उठने वाले थे। दोनों बच्चों ने रो रो कर अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया और 13 दिन बाद। दीदी, माँ अब कभी नहीं आएगी। देख भाई, एक दिन सभी को ऊपर जाना ही है। हम भी एक दिन माँ बाबा के पास ही चले जाएंगे, इसीलिए अब तू मत रो। जानता है, अब हमें दुख नहीं, अपनी माँ की दूसरी दुनिया में खुश रहने की दुआ करनी चाहिए। साक्षी अपने भाई को बड़े ही अच्छे से समझा रही थी। दीदी, आप सच में बहुत समझदार हो, लेकिन आप बातें करते हुए इस तरह से अपने सिर को क्यों खुजलाती हो? साक्षी जब भी किसी से बात करती थी तो वो अजीब ढंग से अपने सर को खुजाती थी। ये मेरी आदत है, तू ज्यादा इस पर ध्यान मत दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। साक्षी अपने भाई को बिल्कुल एक माँ की तरह पाल रही थी। उसने अपने भाई की खातिर अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। छोटी सी उम्र में ही सारी जिम्मेदारियों को साक्षी बखूबी निभा रही थी। एक दिन साक्षी गरम गरम रोटियां बनाकर विशाल को खिला रही थी। दीदी, गरम रोटी से तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे और दो। साक्षी ने चिमटे से विशाल को रोटी दी। उसने जैसे ही रोटी पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, उसकी कलाई गर्म चिमटे से लग गई। आ भाई, भाई, ये क्या हो गया? तू डर मत। साक्षी ने अपने भाई के हाथ पर दवा लगा दी। वो बहुत ज्यादा नहीं जला था, इसीलिए विशाल को दवा से ही आराम मिल गया। लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद मकान मालिक आया और छोटे बच्चों से किराया मांगने लगा। अंकल, प्लीज हमें यहाँ रहने दो। अच्छा, निकलो यहाँ से। दरिंदे मकान के मालिक ने छोटे बच्चों पर जरा सा भी रहम नहीं किया और उन्हें घर से निकाल दिया। बच्चों को घर से निकालने के साथ उसने उनका सारा सामान भी बाहर फेंक दिया। दीदी, चलो हम चिरौंजी गांव में दादाजी के घर चलते हैं। अब वही हमारी उम्मीद है। दोनों भाई बहन 4-4 सूट बगल में दबाकर चिरौंजी गांव जाने वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ देर इंतजार करने पर ट्रेन आ गई और दोनों बहन भाई ट्रेन में चढ़ गए। विशाल, देख कितनी अच्छी ट्रेन है। दीदी, कम से कम अब तो ये सिर खुजाने की आदत छोड़ो। चुप कर। अच्छा ठीक है, वैसे दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। प्यास? तू बस 1 मिनट रुक, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। साक्षी ऐसे बोलकर अपने भाई को छोड़कर चली गई। विशाल उसका ट्रेन में ही इंतजार कर रहा था। उस समय स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। पानी तो ले लिया, लेकिन मैं किस तरफ से आई थी? साक्षी को लोगों की भीड़ के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक इधर से उधर भटकने के बाद भी उसे ट्रेन नहीं मिली। विशाल, विशाल, भाई तो कहाँ है? काफी देर रोते रोते ढूंढने के बाद साक्षी को वो ट्रेन दिखाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। विशाल, विशाल! साक्षी रोते हुए ट्रेन के किनारे किनारे भागने लगी। भागते भागते वो बेचारी गिर पड़ी। विशाल ट्रेन में ही बैठकर साक्षी से बहुत दूर चला गया और साक्षी वहीं स्टेशन पर ही रह गई। विशाल को ट्रेन में रोते हुए एक अच्छे सेठ ने देख लिया था। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी दीदी मुझसे बिछड़ गई है, इसलिए। विशाल ने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विशाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस दिन विशाल अपने नए घर चला गया।
लेकिन वो हर रोज इस आस में रहता था कि उसकी बहन उसे शायद आज मिल जाए। ऐसे ही देखते देखते सालों बीत गए और अब दोनों ही भाई बहन बड़े और जवान हो चुके थे। साक्षी दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रही थी, तो वहीं विशाल एक बड़ा सेठ बन चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन विशाल के दिल में अपनी बहन के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था। पिज्जा प्लीज। विशाल रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहा था कि तभी काश मैं इस खाने को अपनी बहन के साथ एंजॉय कर पाता। एक तरफ वो ऐसे सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ, ए भैया कुछ खाने को दे दे। अरे चल यहाँ से निकल, कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। बेचारी साक्षी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। रूखा सूखा खाकर ही उसके दिन गुजर रहे थे। अगर आज मेरा भाई मेरे साथ होता ना, तो ये पूरी दुकान मुझे दिलवा देता। चल चल निकल, क्या बालों में खुजा खुजा कर बात कर रही है? खाने से पहले तुझे कंघी की जरूरत है। दुकानदार ने ऐसे अल पल बकते हुए साक्षी को भगा दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। विशाल हर इतवार को छुट्टी के दिन अपनी बहन को ढूंढने स्टेशन पर आता था। आज भी इतवार का ही दिन था। विशाल अपनी पत्नी यमुना के साथ स्टेशन पर आया हुआ था, जहां वो साक्षी से बिछड़ा था। आपकी बहन ना जाने अब जिंदा भी। वो बिल्कुल ठीक होगी, मुझे यकीन है। दोनों पति पत्नी स्टेशन पर साक्षी को ही ढूंढ रहे थे कि तभी विशाल की नजर एक भिखारन पर पड़ी। विशाल ने उसे देखा और वो उसी की तरफ जाने लगा। आप कहाँ? विशाल ने उसे इशारे से चुप कर दिया और उस भिखारन से बोला, दीदी। कौन है तू? मैं आपका भाई विशाल। आप साक्षी दीदी हो ना, है ना? इतना सुनकर साक्षी कुछ देर को चुप हो गई। तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? 1 मिनट, अगर तू ही मेरा भाई है तो तू अपनी बाजू ऊपर कर। विशाल ने अपनी बाजू उठाई। उसकी कलाई पर वही जले का निशान था जो बचपन में चिमटे से जला था। उसे देखते ही साक्षी की आंखें भर आईं और वो विशाल से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। हाँ दीदी, मैं विशाल। विशाल, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। विशाल अपनी बहन को गाड़ी में बैठाकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। जो मन हो वो बताओ। मुझे रोटी, चावल, दाल, हलवा, खीर, पूरी सब कुछ खाना है। विशाल ने अपनी बहन के लिए पूरा टेबल भरवा दिया। खाना खाने के बाद जब साक्षी को होश सा आया, तूने मुझे कैसे पहचाना? आपकी पुरानी अजीब ढंग से खुजाने की आदत से। चुप कर, क्या तूने शादी कर ली? आपका भाई अब शादीशुदा है, अमीर है। बस दीदी, मेरी दुनिया में आपकी कमी थी जो आज पूरी हो गई। चलिए दीदी, अब आप घर चलिए हमारे साथ। हम वहाँ आज शाम को आपकी खुशी में दावत रखेंगे। साक्षी अपनी भाभी और भाई के साथ खुशी खुशी घर आ गई। शाम को विशाल ने अपनी छोटी बहन के लौटने की खुशी में लजीज खाने की दावत रखी, जहां सभी ने भरपेट अच्छा खाना खाया। अब दोनों बहन भाई अपने यकीन और सब्र की वजह से मिल चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे वाह, जरा देखो तो मेरी प्यारी बेटी, इस चोटी में एकदम परी लग रही है। यशोदा ऐसा कही रही होती है, तभी संध्या हाथों में कंघी लिए अंदर आती है। माँ, मेरे भी बाल बना दो ना। अरे वाह चंचल, तेरी चोटी कितनी सुंदर लग रही है। माँ, मेरी भी बालों की चोटी चंचल के जैसी बना दो। इस पर 5 साल की चंचल चिढ़कर संध्या को धक्का दे देती है और उसे बहुत सुनाती है। नहीं, मेरी माँ तुझ काली को लुटी बैंगन लुटी के बाल नहीं बनाएंगी। जा यहाँ से जा। सुना नहीं तूने मेरी बेटी ने क्या कहा? चल भाग यहाँ से। अपने लिए यशोदा का ऐसा सौतेलापन देखकर संध्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी अजीत संध्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, ऐसे रोते नहीं संध्या, चल आज मेरी रानी बिटिया के बाल उसके बाबूजी बनाएंगे। फिर अजीत संध्या के बाल बना देता है। ये लो, बन गई मेरी बिटिया रानी के बाल। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। पिताजी, अगर मैं सुंदर हूँ तो माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? वो कभी मुझे अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती और ना ही कभी मेरे बाल बनाती हैं। माँ कहती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। क्या सच में ऐसा है? अपने 7 साल की मासूम बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अजीत भराए मन से कहता है, अब मैं तुझे क्या बताऊं मेरी बच्ची,
कि तुझे जन्म देते वक्त ही तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने ये दूसरी शादी की ताकि तुझे माँ मिल सके। मगर ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कुछ सालों पहले अजीत की शादी ममता से हुई थी और ममता की गर्भवती होने की बात से अजीत बहुत खुश था। मगर संध्या को जन्म देते वक्त ही ममता की मौत हो जाती है। ऐसे में अजीत यशोदा से दूसरी शादी करता है, मगर संध्या का काला रंग देखकर यशोदा उसे नहीं अपनाती और कुछ समय बाद वो एक गोरी सुंदर बेटी को जन्म देती है और अपना सारा प्यार चंचल पर लुटाती है। बेचारी मासूम सी संध्या इसी फर्क के साथ 7 साल की हो चुकी है। एक दिन यशोदा कहती है, अरे ओ काली भट्टी, जा जाकर मेरे और मेरी बेटी के लिए बढ़िया सी चाय बनाकर ला। ठीक है माँ, मैं लाती हूँ। संध्या जल्दी से चाय बनाकर ले आती है। तभी चंचल जानबूझकर जमीन पर अपना पैर अड़ा देती है, जिससे थोड़ी सी चाय छलककर चंचल के बालों पर गिर जाती है। इस पर चंचल झूठ मूठ में रोने लगती है। माँ देखो, इस काली कलूटी ने जानबूझकर मेरे बाल जला दिए क्योंकि ये मेरी सुंदरता से जलती है। नहीं माँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई। यशोदा संध्या की एक नहीं सुनती और उसके बाल नोचने लगती है। क्यों रे काली कलूटी, अपनी माँ को तो खा गई और मेरी बेटी की सुंदरता बिगाड़ने पर तो ली है। आज मैं तेरे ये लंबे बाल नोच डालूंगी। माँ मेरे बाल मत नोचो, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये छोड़ दो। इतने में अजीत दरवाजे से भागता हुआ अंदर आकर संध्या को बचाता है। यशोदा, अरे कैसी माँ हो तुम। एक वो यशोदा थी जिसने कृष्ण को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, फिर भी उस पर अपनी सारी की सारी ममता लुटा दी। और तुम मेरी फूल सी बच्ची के साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रही हो। हाँ, क्योंकि ये इसी लायक है। मेरा बस चले तो मैं इसका गला घोटकर मार डालूं। यशोदा की ऐसी जहर भरी बातें अजीत के दिल में बैठ जाती हैं और यशोदा के साथ शादी का फैसला अजीत को निगल जाता है। ऐसे में संध्या पूरी तरह अनाथ हो जाती है और वह अपने ही घर में अपनी सौतेली माँ और बहन की नौकर बनकर रह जाती है। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। अब संध्या के बाल बचपन से भी ज्यादा लंबे घने हो जाते हैं। वहीं चंचल के बाल झाड़ू जैसे पतले हो जाते हैं। सुन कल्लो, ये गंदे कपड़े धो दियो और घर की सफाई करने के बाद खाना खा लियो। संध्या को हर दिन खाने में अपनी गोरी बहन का छोड़ा जूठा खाना या फिर रात की बची खुची बासी रोटी खाने को मिलती। अपने हिस्से की वह रोटी भी संध्या हर दिन दोपहर में अपने दरवाजे पर आने वाली बुढ़िया से चोरी छिपे बांट कर खाती। अम्मा, आप आ गई, ये लीजिए आपके खाने की थाली। बेटिया, तू हर रोज अपने हिस्से का खाना मुझे खिला देती है और खुद आधा पेट खाती है, तो क्या हुआ अम्मा, वैसे भी आपसे बांट कर खाना मुझे अच्छा लगता है। इतने में चंचल और यशोदा घर आ जाती हैं। ऐसे में चंचल चालाकी दिखाते हुए कहती है, आज मौका मिला है इस काली कलूटी से बदला लेने का। अम्मा, आप यहाँ से चली जाओ। देखो देखो माँ, ये काली कलूटी हमारे ना रहने पर घर का खाना भूखे नंगों को खिलाती है। क्यों री कोयला खादान, ये राशन क्या फ्री फंड में आता है? तेरे माँ बाप तो मर गए मगर तेरा बोझ मेरी छाती पर छोड़ गए। आज तुझे मैं बताती हूँ। माँ, मेरे बाल छोड़ दो, दर्द हो रहा है। माँ, मैं तो कहती हूँ आज इस काली कलूटी को गंजाई कर देते हैं। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। दोनों मिलकर संध्या के सारे बाल नोच डालती हैं और उसे घर से भी निकाल देती हैं। ऐसे में संध्या आंखों में आंसू लिए एक जंगल में चली जाती है। तभी रात हो जाती है और वही बुढ़िया फिर से संध्या के पास आती है। चुप हो जाओ बेटी। अम्मा, आप यहाँ। अम्मा, अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरी सौतेली माँ और बहन ने मेरे सारे बाल नोच दिए। फिर जैसे ही बुढ़िया संध्या के सर पर हाथ फेरती है, संध्या के गंजे सर पर लंबे घने सोने के बाल उगाते हैं। अम्मा, आपने ये कैसे किया? इतने में बुढ़िया एक परी बन जाती है। संध्या, मैं एक परी हूँ और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए मैं रोज तुम्हारे पास आती थी। मगर अब मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई सोने के बाल देकर जा रही हूँ। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें देगा। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और संध्या सोने के बालों का जादू आजमाती है।
बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं है। ऐ जादुई बाल, मुझे खाना दो। इतना कहते ही संध्या के जादुई सोने के बाल चमकने लगते हैं और खाने से भरी थाली उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, उस परी के दिए ये जादुई सोने के बाल तो खजाने का जैसा है। रात भर जंगल में रहने के बाद सुबह संध्या घर लौटती है, जहां फुटपाथ पर एक 70 साल का बूढ़ा, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा होता है, कहता है, भगवान के लिए मुझ गरीब की मदद करो। बेटी, मेरी पत्नी को आखिरी स्टेज का कैंसर है। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। दया करके कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फुटपाथ पर पड़ी बूढ़े की बीमार पत्नी को देखकर संध्या को उस पर दया आ जाती है। वह अपने सोने के बालों से उनकी मदद करती है। ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, मेरी मदद करो। इसी के साथ एक बार फिर जादुई सोने के लंबे बाल चमकने लगते हैं और उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे गिरते हैं। ये लो काका, इससे आप अम्मा का इलाज करवा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। इसी तरह से संध्या रास्ते में और भी गरीब लोगों की मदद करती है और घर आ जाती है, जहां चंचल यशोदा पर चिल्ला रही होती है। किसने कहा था उस कोयले खादान को घर से निकालने को? अब जल्दी जल्दी सफाई करो, अभी रसोई में गंदे बर्तन भी पड़े हैं, वो भी तुम्हें ही मांजने हैं। मेरी प्यारी माँ। चंचल, ये तो माँ के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? उठो माँ, उठो। संध्या के मन में अपने लिए इतना प्यार भरा देखकर यशोदा की आंख भर आती है। वहीं सोने के लंबे बाल देखकर चंचल लालच से कहती है, इस कौली कलूटी के सर पे सोने के बाल कैसे आए? ये जानने के लिए चंचल झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, संध्या दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। कोई बात नहीं छोटी, जो हो गया सो हो गया, तू अभी भी मेरी बहन है। मगर दीदी, आपके बाल सोने के कैसे हुए? इस पर संध्या अपनी माँ और सौतेली बहन को पूरी बात बताती है। यकीन नहीं होता ना, तो अभी देखो, ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। ये कहते ही संध्या के सोने बाल चमकने लगते हैं और उसमें से सोने के सिक्के, पैसे, गहने निकलते हैं। फिर रात में खा पी कर सो चुकने के बाद चंचल संध्या के कमरे में आकर उसके बालों को काटने लगती है। अपनी इस काली कलूटी बहन के इस जादुई बालों को काट कर मैं इसे अपने बालों में लगा लूंगी और फिर ये सुंदर सोने के बाल मेरे हो जाएंगे। चंचल जैसे ही संध्या के बालों को काटने की कोशिश करती है, कैंची उछलकर उसके सारे बाल काटकर उसे गंजा कर देती है, जिससे वो चीख पड़ती है और तभी यशोदा वहां आ जाती है और संध्या भी उठ जाती है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? नहीं नहीं, मैं गंजी नहीं हो सकती। मगर ये हुआ कैसे? चंचल रो रो कर सारी बात बताती है। तुम्हारे सोने के बाल देखकर मैं लालची हो गई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। ठीक है, ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, मेरी बहन के बालों को लौटा दो। संध्या के सोने के बालों की चमक जैसे ही चंचल के गंजे सर पर पड़ती है, उसके बाल लौट आते हैं और गोरी घमंडी चंचल अपने अब तक के सभी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है। वहीं संध्या अपनी जादुई सोने के बालों से आगे भी गरीब लोगों की भलाई करती है।